हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्पिट। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए द विलेज वेब सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर। आप लोगों में से किसी ने अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए। इसका पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ वेब सीरीज़ समझ में नहीं आएगी। ये वेब सीरीज़ रिसेंटली अमेजन प्राइम में रिलीज़ हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेलर और हॉरर टाइप का है। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए एक्सप्लोरेशन करना शुरू करते हैं। शुरुआत में हम फरहान और उसकी टीम को देख पाते हैं जो जंगल के उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहां पे उनको वो सैंपल लेने थे। यहाँ पे हम जगन को देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तो ये लोग बिना कोई टाइम गवाए वहाँ पे सैंपल लेना शुरू करते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ पे हम लोग सीन की शुरुआत में देखे हैं, जहाँ पे 3 साइंटिस्ट की ऑलरेडी जान जा चुकी थी। तो यहाँ पे वो लोग जब सैंपल ले रहे होते तो वहाँ पे उनको उन्हीं की कंपनी का कुछ ऐसे सैंपल बॉक्सेस दिखाई देते हैं जो वहाँ पे ब्लॉक होकर गिरे हुए थे। तो वो लोग उसको भी अपने साथ रख लेते हैं। लोग वहाँ पे पेड़ में किसी का सर लटका हुआ भी देख पाते हैं, जो किसी और का नहीं, उसी टाइम जो पहले एपिसोड का जो साइंटिस्ट था उसी में से किसी एक का सर था, जिसको देख के लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। ये चीज़ देखने के बाद फरहान जगन को ये सवाल करता है कि इससे पहले भी हम लोग के आने से पहले भी कोई टीम यहाँ पे पहले से आ चुकी है। उसके सवाल को सुनने के बाद भी जगन कोई भी जवाब नहीं देता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जगन को जवाब देना चाहता ही नहीं था। जगन की चुप्पी को देख के वो लोग समझ जाते हैं ये जगह उतनी सेफ नहीं है जितनी वो लोग सोच के यहाँ पे आए थे, और वो लोग ये सब चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, 3 बैक सीन को दिखाते हुए स्टार्ट होती है, जहाँ पे 3 हफ्ते पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम प्रकाश को देख पाते हैं। तो उसी वक्त का सीन है जहाँ पे प्रकाश के पिताजी को हार्ट अटैक आया था और जगन उसको बुलाने के लिए आया था। हम यहाँ पे प्रकाश को देख पाते हैं जो अपने पिताजी से मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो ये कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं और कभी खड़ा नहीं हो सकता, मेरे पैरों में और कोई जान बाकी नहीं है। ये सुनने के बाद उसके पिताजी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं, पर प्रकाश यहाँ पे उनको गुस्से से ये कहता है ये सब कुछ आपकी वजह से, आपकी रिसर्च की वजह से आज मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। सुनने के बाद उसके पिताजी उसको काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं और अपसेट होते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैंने जो भी किया, मैंने गलती किया, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसी वक्त प्रकाश के पिताजी प्रकाश को एक फ़ाइल देते हैं और उस वक्त वो अपने एक स्टोरी सुनाते हैं जो 1989 पे शुरू होती है। प्रकाश के पिताजी कोई और नहीं, एक साइंटिस्ट थे जो प्रकाश को ठीक करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते थे, क्योंकि प्रकाश की जो नसें थी वो बचपन से काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। और इसी के लिए उनके पिताजी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे ताकि कैसे भी करके वो अपने बेटे को ठीक कर सकें। और वो पिछले 1991 तक पता नहीं कितने सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, बट ये सब कुछ उनका फेल हो चुका था, क्योंकि किसी में भी उनको वो कामयाबी नहीं मिल रही थी जिस लेवल तक वो चाह रहे थे। उनको कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखने लगी, जहाँ पे उनको एक केमिकल के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है लेंटेनाइट। और ये केमिकल जो था, केमिकल कहीं और नहीं, कटियाल के गाँव में ही मिलता था, और इसी से कनेक्टेड है कटियाल के बारे में स्टोरी, जो अभी उसके पिताजी उसको सुना रहे हैं। ये सीन के बाद हम सीन शिफ्ट होते हुए देख पाते हैं गौतम और उसके 3 दोस्त जो उनकी मदद कर रहे थे, जो उसकी गौतम की फैमिली को ढूंढने के लिए चली थी। क्योंकि चारों कटियाल गांव के एंटर पहुंच चुके थे, बट वो लोग गांव को देख के काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि गांव अंदर से बिल्कुल खोखला था, मतलब पूरी खाली थी। देखते हुए करुणा फिर से 1991 का स्टोरी यहाँ पे सबको सुनाता है कटियाल गांव का, जहाँ पे कटियाल के गांव के जो लोग थे पहले के, जो वहाँ पे बासी थे, वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे रहा करते थे। पर एक दिन 1991 को उस गांव का जो ऑनर था, जिसकी वो ज़मीन थी, वो एक साइंटिस्ट को वो ज़मीन बेच देता है। वो साइंटिस्ट और कोई नहीं, प्रकाश के पिताजी थे, जो हम यहाँ पे देख पाए थे स्टोरी के स्टार्टिंग में। प्रकाश के पिताजी उसको भी ये स्टोरी वो कंटिन्यू सुना रहे थे। वह सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है मैनेजर के ऊपर, जो जगन होता है, और वो आके गांव के लोगों को उस जगह को खाली करने के लिए बोलता है और काफ़ी बदतमीजी से बात करता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद गांव वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और उस जगह के जो ऑनर थे उनके पास जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि हम लोग कहाँ जाएँ, वो ज़मीन हम लोग रहते थे, हम लोग का घर था, हम लोग कई सालों से उस जगह में रहते थे। ये सारी बातें सुनने के बाद वो ऑनर कहता है कि मुझे उस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं, वो ज़मीन मेरी थी और मैंने बेची थी, तुम लोग कहीं पर भी जाओ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए और ना ही मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट है। ये सारी बातें शक्ति दूर खड़े होकर सुन रहा था और उसको अपने पिताजी के इस फैसले पे बिल्कुल एतराज़ था। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता उसके पिताजी के इस बातों को, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और अपने पिताजी से इस बारे में झगड़ा भी लगता है। आर्गूमेंट करता है कि ये ज़मीन जो थी आप ऐसे लोगों को बेच नहीं सकते, वहाँ पे पहले से लोग रहते थे। उसके पास शक्ति ये कहता है शक्ति के नाम में जो ज़मीन है वो उसी ज़मीन में उन गाँव वालों को रखेगा, और ये सुनने के बाद उसके पिताजी उसको घर से निकाल देते हैं। और उसी वक्त हम उसके माँ को देख पाते हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उसके अंदर कोई माता होता आ गई है, और वो उसके बेटे को ये गाली देते हुए कहती है कि तू जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, इतना कह के वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक अंधेरे से गुफे में, जहाँ पे लाल कलर की कुछ लाइट जल रही थी, और वहाँ पे कोई और नहीं, नेहा बैठी थी। जगह पे नेहा को बांध के रखा गया था और उसकी जो बेटी थी वो उसको एक पिंजरे में बांध के रखा गया था, जहाँ पे नेहा को होश आता है और वो अपनी बेटी को पुकारती है। नेहा देखती है उसकी बेटी के पास एक छोटा सा क्रिएचर बैठा रहता है, जिसको देख के नेहा काफी ज्यादा चिल्लाती है और डर भी जाती है कि कहीं उसकी बेटी को कुछ कर ना दे। वक्त नेहा के पास एक बड़ा क्रिएचर आता है और नेहा को परेशान करने लगता है, लाइक उसको वो डराता है, और ये सारी चीजें देखने के बाद नेहा काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फरहान, जगन और उसकी टीम के ऊपर। फरहान के साथ आई हुई जो साइंटिस्ट टीम थी वो उसी कटे हुए सर पे कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग ये कहते हैं कि इस जो इंसान था उसके सर को काटा नहीं गया है, उसको धड़ से अलग किया गया है, वो भी खींच कर, काफ़ी मतलब
बहुत ही ताकत लगती है उस काम में, और ये कोई नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। सबसे शॉकिंग की बात ये है कि ये जो लाश है वो 2 हफ्ते पहले की है, मतलब यहाँ पे जो टीम आई हुई थी वो 2 हफ्ते पहले यहाँ पे थी जहाँ पे इनकी मौत हुई है। सर के ऊपर एक लालवा टाइप का अंश लगा है जो शायद ये जो लाश यहाँ पे पड़ी है इसको डिकम्पोज होने नहीं दे रही है। वो एक बलगम टाइप का कुछ लगा हुआ है उनके खोपड़ी में, जो कि साइंटिस्ट देख के वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। ये चीज़ों को देखते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उनको काफ़ी और ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती है। यहाँ पे खोपड़ियाँ जो थी वो पेड़ों में लटकी हुई थी, जो कि देख के वो लोग घबरा रहे थे। उसी वक्त उनको आसपास से बहुत सारे ऐसे क्रिएचर की आवाज़ें आने लगती है, जो कि वो लोग घबरा जाते हैं। और उसी वक्त उन्हीं की टीम के एक मेंबर, एक लक्की नाम का व्यक्ति था, जिसको वो क्रिएचर खींच के ले जाते हैं। लक्की कोई क्रिएचर ऊपर पेड़ पर ले जाता है और उसी को वहीं पर ही गर्दन से काट के खींच कर उसको ज़मीन में फेंक देता है, जिसको देखने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब ये सब कोई मिलकर उन क्रिएचर पे फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिएचर फायरिंग की आवाज़ें सुन के वहाँ से कुछ टाइम के लिए भाग जाते हैं। बाद हम फरहान और उसकी टीम को देखते हैं जो लक्की की बाकी लाश को बहुत ही रेस्पेक्टफुली वहाँ पे दफनाती है, और उसके सामने वहीं पे सब खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, जिसको देख के हम लोग नोटिस कर पाते कि जो जगन वहाँ पे खड़ा था उसको ये सबसे कोई मतलब नहीं था। इनफैक्ट जो वहाँ पे लक्की मर चुका था उसको उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं था। वो बस इतना कह रहा था कि यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ पे ज़्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। उसका ये बिहेवियर देखने के बाद जगन से जाकर सीधा पूछता है कि यहाँ पे ऐसा क्या है जिससे हमें लड़ने के लिए बुलाया गया है या फिर हमें अपने सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया है। बट जगन यहाँ पे अभी भी चुप रहता है, उन लोगों को कुछ भी जवाब नहीं देता है। फरहान के टीम मेंबर एक साइंटिस्ट था जो आके उन लोगों को उसी पेड़ के बारे में बताता है जो पेड़ सांस ले रहा था। बट यहाँ पे फरहान काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और गुस्से में ये कहता है कि कोई भी अलग नहीं रहेगा, सब हमारे साथ रहेंगे, शायद अकेले रहने में किसी को कोई खतरा हो सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गौतम के ऊपर, जो कटियाल गाँव के अंदर अपने 3 दोस्तों के साथ उसी हवेली में पहुँच जाता है जो वो जमींदार का ऑनर जो था उसकी हवेली में। और यहाँ पे वो हवेली के अंदर घुस जाते हैं। वो लोग उस हवेली के अंदर घुसते तो वो वहाँ पे हवेली के ठीक बीचों बीच एक बड़े से पेड़ को देख पाते हैं, जिस पेड़ में काफ़ी ज़्यादा लाशें टंगी हुई थी, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं मरे हुए लोगों की हड्डियाँ टंगी हुई थी। इसी वक्त वहाँ पे हम लोग देख पाते हैं 2-3 क्रिएचर ऐसे आते हैं और उन लोगों पे हमला कर देते हैं। तो उन क्रिएचर से लड़ के जब थोड़े बहुत बच जाते हैं, भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसी वक्त देखते हैं बड़ा सा क्रिएचर मोटा होके अपने कुछ बहुत ही अलग टाइप के डॉग्स को लेके आता है और उनके ऊपर छोड़ देता है। वो कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिएचर टाइप के दिख रहे थे, वो नॉर्मली कुत्तों जैसे नहीं थे। के चारों मिलकर उन डॉग से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनमें से एक डॉग को वो लोग मार भी देते हैं। बट ये डॉग्स जो थे काफ़ी ज़्यादा खूंखार थे, लाइक वो लोग बिल्कुल ही जैसे होता है ना मांसाहारी टाइप्स वैसे थे। तो उससे बचने के लिए वो लोग एक काम करते हैं, एक खाई जैसा चीज़ होता है वहाँ पे वो लोग कूद जाते हैं और यहाँ पे वो कुत्ते भी उनके पीछे आते हैं। इस सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड 3 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको मेरे चैनल पर स्वागत है, और मेरे चैनल का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना फिर से शुरू करते हैं। पार्ट 4 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं 4 की शुरुआत होती है उन चारों को दिखाते हुए जब वो लोग कुत्तों के डर से एक खाई में गिर गए थे, और वहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि वो चारों के चारों बेहोश हो चुके थे, जहाँ पे उनको थोड़ी देर के बाद होश आता है। तो वहाँ पे हम लोग पांड्यन को देख पाते हैं जिसके पैर में चोट लग गई थी। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं तो वहाँ पे उसको देख के ये कहता है कि थोड़ी बहुत चोट है, मौत चाहिए और कुछ नहीं, पैर बिल्कुल सही सलामत है। और यहाँ पे हम लोग जान पाते हैं गौतम और कोई नहीं एक डॉक्टर है, जिसको जानने के बाद बाकी उसके जो 3 साथी काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं कि उनके साथ कोई और नहीं एक डॉक्टर भी है। उस दर्द से बचने के लिए पांड्यन वहाँ पे विस्की पी लेता है, और ये सब चीज़ों को देखते हुए गौतम उन सबसे माफ़ी मांगता है कि कहीं ना कहीं उसी की गलती की वजह से आज वो सब कोई वहाँ पे फंस चुके थे। तो उन सब उसको मिलकर गौतम को मना करते कि वो माफ़ी ना मांगे। फिर सबको मिलकर जब आगे जाते हैं तो थोड़ी दूर आगे में उनको एक माइन मिलती है, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं माइन 2004 में जब सुनामी आई थी तब बंद हो चुकी थी। सुनामी के बाद गाँव में और कुछ जिंदा ही नहीं रखा, इनफैक्ट उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। यहाँ पे हम लोग शक्ति की फैमिली को भी देख पाते हैं जो सुनामी के बाद वहाँ पे जमीन बंजर पड़ने की वजह से सबके सब वहाँ पे मौत की घाट उतर चुके थे। लोग उसी माइन के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते तो वहाँ पे गौतम को आगे हेयर क्लिप मिल जाता है, जिसके बाद वो समझ पाता है कि माया कहीं ना कहीं यहीं आगे आसपास है। जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे लोग देखते हैं कि कहीं सारी टूटी फूटी चीज़ें थी और वहाँ पे कुछ कार भी थी, जो देख के लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पे हम लोगों से पहले बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा लोग मौत की घाट पे उतर चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है नेहा और माया के ऊपर, जहाँ पे हम लोग नेहा को देख पाते हैं उसको किसी ने बांध के एक पत्थर के ऊपर लेटाया हुआ होता है और उसकी बेटी वहाँ पे नीचे पिंजरे के अंदर चिल्ला रही होती है। उसकी बेटी वहाँ पे पिंजरे के अंदर रो रही होती है तो उसके पास वही छोटा सा क्रिएचर आता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि उस क्रिएचर के बीच में एक पूंछ होती है जो बाकी किसी क्रिएचर में नहीं थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था उस वक्त में। ऐसा क्रिएचर होता है वो माया को चुप कराता है और उसको ये कहता है कि वो रोए नहीं, क्योंकि वो रोने से वो बड़ा वाला क्रिएचर यहाँ पे आ सकता है। जिसके बाद वो सुन के काफ़ी ज़्यादा चुप होती है। चुप कराने के लिए वो छोटा सा क्रिएचर अपना एक खिलौना भी उसको दे देता है। यहाँ पे हम ऐसा व्यूअर समझ पाते हैं कि ये जो क्रिएचर्स थे ये इंसानी लैंग्वेज जानते थे, इनफैक्ट इंसानों की फीलिंग्स को भी ये समझ पाते थे काफ़ी ज़्यादा। सीन शिफ्ट होता है गौतम के ऊपर, जहाँ पे हम गौतम और उसके साथियों को देख पाते हैं। गौतम ये सारी चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। उसके मन में डर था कहीं ना कहीं कि उसकी बीवी और बच्चों को कुछ हो ना जाए।
तीनों गौतम को संभाल रहे होते हैं। उसी वक्त उनको धीरे से धीमी आवाज़ में कहीं पर मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आ रही होती है, जिसको सुनने के बाद वो तीनों कहते हैं ये तो हमारी देवी के मंत्र हैं, जो हमारी देवी जो थी उनकी पूजा के टाइम में मंत्र पढ़े जा रहे थे। उस आवाज़ को वो लोग फॉलो करते हुए जब जाते हैं तो वो लोग एक जगह में पहुंचते हैं जहाँ पे एक क्रिएचर, एक देवी जैसी टाइप, लाइक मतलब वो देवी तो नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, उसकी पूजा करते हुए वो लोग देखते हैं। तो वो एक लड़की को बांध के रखा था जिसकी वो वहाँ पे बलि देने वाला था। उसी वक्त वो गौतम उस क्रिएचर को वहाँ पे धक्का मार के उस लड़की को सेव कर लेता है। क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा था क्योंकि उसके पूरे बॉडी में फोड़े निकले हुए थे, और वो जब पीछे मुड़ के शक्ति को देखता है तो वो शक्ति को ये कहता है कि तुम गद्दार हो। ऐसे व्यूअर्स और शक्ति हम लोग ये जान पाते हैं ये और कोई नहीं, शक्ति के पिताजी ही थे। हम सब 2004 के जो सुनामी आई थी जहाँ पे सब कोई मर चुके थे ये सोच रहे थे। शक्ति को अपने पिताजी की ऐसी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है और वो घबरा जाता है। हम लोग ये समझ पाते हैं कि ये क्रिएचर कोई और नहीं, उसी गाँव के रहने वाले कुछ शख्स हैं, कुछ व्यक्ति हैं, शायद किसी रीज़न की वजह से उनकी हालत आज ऐसे हो गई है। शक्ति जब अपने पिताजी से ये पूछता है कि आप लोग बच्चे कैसे, ऐसा कैसे हो गया, तो उसके बाद उसके पिताजी ये कहते हैं कि हमें हमारी देवी ने बचाया है। बाद वो करुणा को उठा के गले से पकड़ के उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद वो लोग सब उसको बचाने लगते हैं। किसी वजह से वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था कि ये लोग उसको अपने आप से बचा नहीं पा रहे थे, और यहाँ पे करुणा की जान निकलने ही वाली थी कि उसी वक्त गौतम के हाथ में एक भारी भरकम सा शस्त्र उसके हाथ लग जाता है, और जिससे वो उस क्रिएचर के सर पे मारता है। जिसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि उसकी बेटी और उसकी बीवी कहाँ पे है। क्रिएचर उन लोग को जवाब देता है कि अब वो उन लोग की फैमिली हो चुकी है और ये उन लोग को कभी नहीं मिल पाएगा। वो शक्ति से ये कहता है कि तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा बेटा है, जो मेरा असली बेटा, जो मेरे खून से है, वो देवी के वरदान से बहुत जल्द यहाँ पे आके पहुँचने वाला होगा। मिलकर उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों का एड्रेस पता कर सके। पर उसी वक्त उस क्रिएचर के मन में उसको अपनी देवी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उनसे कहती है कि वो इन लोगों से ना डरे, क्योंकि उन लोग के जो बाकी मेम्बर्स थे वो आ ही रहे हैं इसको बचाने के लिए। वक्त वो क्रिएचर उन सबको पकड़ने के लिए कहता है और वहाँ से बहुत सारे ऐसे क्रिएचर आते हैं जो सबको बांध के ऊपर टांग देते हैं। तो वो छोटा सा क्रिएचर वहाँ पे आता है जो इन लोग को कहता है कि वो छोटी सी बच्ची को पानी चाहिए। गौतम देखता है वो छोटे से क्रिएचर के कंधे पे एक छोटा सा मेडिकल किट था जो किसी और का नहीं, गौतम का था, जिसको देखने के बाद गौतम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और ये पूछता है कि उसकी बीवी और बच्ची कहाँ पे है। सुनने के बाद साइराज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो जो बड़ा सा क्रिएचर था, और वो उससे कहता है कि वो उसे बता देगा, लेकिन सबसे पहले वो उसको दवाई दे, उसके बाद वो अपनी बीवी और बच्चों के बारे में उसको बताएगा। इस वक्त गौतम बड़ी चालाकी से उसको एक पेन किलर पकड़ा के एक छोटी सी ब्लेड को अपने पास छुपा के रख लेता है। वहाँ पे जिस लड़की की बलि देने वाला होता है उसी लड़की को वो अपने दोस्तों से बांट लेता है और कहता है उसको खा ले, और उसी वक्त उसके बाकी जो साथी थे, जो क्रिएचर्स थे, वो उस लड़की को ले जाते हैं वहाँ से। साइराज उसको सब उन लोगों चारों को बैठ के अपने गांव का वो असली हकीकत या फिर वो सच्चाई बताता है। और इधर हम लोग प्रकाश के पिताजी को भी देख पाते हैं, जो प्रकाश को उस गाँव में उस टाइम में 1991 में घटे हुए जो रियल स्टोरी थी उसके बारे में बताते हैं। जाता है 1991 में, जहाँ पे प्रकाश के पिताजी उस जमीन को खरीद लेते हैं अपने कुछ फीचर्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को लेकर रिसर्च कर सके और अपने बेटे को ठीक कर सके। फिर साल आता है 1996। उस वक्त तक वहाँ पे ऑलरेडी उनका जो केविन था और उनके जो रिसर्च करने वाली जगहें थी वो काफ़ी बन के तैयार हो चुकी थी, और वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थे जो वहाँ पे रिसर्च करने लग चुके थे। एज ए साइंटिस्ट वो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिसर्च, अपने एक्सपेरिमेंट सब क्या करते थे। बेटी को ठीक करने के लिए बहुत सारे चूहे और काफ़ी ज़्यादा जानवरों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं ताकि वो किसी भी तरह अपने बेटे को ठीक कर सके, पर उनको हर जगह नाकामयाबी ही मिलती थी। प्रकाश के जो पिताजी थे वो एक फार्मा फैक्ट्री के आड़ में नीचे ज़मीन के अंदर अपना लैब बनाया हुआ था जहाँ पे वो सारे रिसर्च किया करते थे। दिक्कतें आनी तब शुरू हुई कि उस फैक्ट्री का जो गंदा पानी था, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, वो उस ज़मीन से मिलने के बाद जो उपजाऊ ज़मीन थी उसे बंजर बना देती है, और वहाँ का वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि लोगों को 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। ना ही वो लोग सही से खेती बाड़ी कर पाते थे, ना ही कुछ सब्जी उगा पाते थे। जगह का पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जो प्रेग्नेंट औरतें थी, जब वो बच्चा पैदा करती थी, उनके सारे बच्चे मरे हुए पैदा होते थे, और लोगों को एक अनजानी अनदेखी सी बीमारी होने लग गई थी। जितने भी जानवर थे, जो लेकिन गायें थी, उनके दूध सूख गए थे। इनफैक्ट जो पंछी थे, जो भी जानवर थे, वो धीरे धीरे मरने लगे थे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए उस जगह के जो लोग थे वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और वो लोग जाके उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए आंदोलन करते हैं। बट यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं सुन रहा था। केमिकल का असर इतना ज़्यादा था कि उसी की वजह से इन लोगों के चेहरे पे और बॉडी पे जो हम लोग फोड़े देख रहे थे वो आ चुके थे। मतलब ये कुछ और नहीं, उन्हीं सब केमिकल का रिएक्शन हो रहा था। प्रकाश के पिताजी को यह एहसास हो चुका था कि अपने बेटे को ठीक करने के चक्कर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के जानों के साथ खेल चुके थे। इनफैक्ट ये कह सकते कि एक गांव की पूरी ज़िंदगी वो बर्बाद कर चुके थे। कहा जाता है 2004 साल का, जहाँ पे लोग उस गांव को छोड़ के जाने लगते हैं और साइराज को ये कहते हैं कि अब हम इस गांव में नहीं रह सकते हैं।
सुनने के बाद सुभद्रा के अंदर माता आ जाती है और वो उन लोगों को ये कहती है कि वो लोग इस ज़मीन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो ज़मीन थी वो उन लोगों की थी। इतनी ज़्यादा पोजेस हो चुकी थी उस चीज़ को लेके कि उसकी बातें जो कोई एक आदमी नहीं सुन रहा था या फिर उसको सही से मान नहीं रहा था, उसी वक्त तो गुस्से में आके उस इंसान का गला धड़ से अलग कर देती है, जिसको सुनने के देखने के बाद गाँव के बाकी सब लोग जो थे वो लोग कोई कुछ नहीं कहते और चुपचाप सुभद्रा की बात को मान रहे थे। बस सुभद्रा की इस बातों को सुनने के बाद गांव के बाकी जो लोग थे वो उस माइन के अंदर से होते हुए उस फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन साइंटिस्टों को मारना चाहते थे और इस फैक्ट्री को किसी भी तरह से वो बंद करना चाहते थे। प्रकाश के पिताजी को ये पता चल चुका था कि अभी वहाँ पे सुनामी आने वाली है, तो वो साथ के साथ सबको वहाँ पे जगह को खाली करके वहाँ से निकल जाते हैं और उस माइन के अंदर फंस जाते हैं उन गाँव के लोग जो वहाँ से निकल ही नहीं पाते, जिनको इस सुनामी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। सारे लोग उस माइन के अंदर से जो फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं तो सुनामी से बचने के लिए फैक्ट्री के अंदर दौड़ने लगते हैं, बट उसी वक्त सुभद्रा उसी पानी में बह जाती है जो कि बच नहीं पाती है और लोगों को कुछ ना हो इस चक्कर में वो क्या करती है, उस जो डोर था उसको वो लॉक कर देती है ताकि कोई भी पानी अंदर ना जाए और किसी को कुछ हानि ना हो। मतलब हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सुभद्रा ने वहाँ पर अपना जान दे दिया था लोगों को बचाने के लिए। गाँव के जो बाकी लोग उस ऑफिस के अंदर फंसे हुए थे वो लोग भूख से तड़पते हुए उसी मरे हुए चूहों को खाते हैं और वहाँ पे जो लैब में रखे हुए जो पानी जो लिक्विड्स थे उनको पी लेते हैं भूख के मारे, ताकि वो कैसे भी जिंदा रह सके। बट अफसोस की बात ये है कि वो जो चूहे वो लोग खाते हैं वो एक्सपेरिमेंट के होते हैं, जिनको खाने के बाद इनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं। तब हम साइरस को देख पाते हैं जो इस सब होने की वजह से उसका मेंटली हालत ख़राब होने लगता है और उसको अपनी बीवी के विजन्स आने लगते हैं, जो कि उसको कहती है माता मतलब देवी बन के कि हमें यहाँ पे एक आर्मी बनानी है और यहाँ के हर एक आदमी से लड़ना है। कुछ महीनों या फिर सालों के बाद जब वो डोर ओपन होता है वो लोग सब जब बाहर आते हैं तो वो लोग धूप में जा नहीं पाते, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी वो केमिकल्स और वो चूहे खाने के बाद से कि वो लोग को धूप में जाने से उनकी बॉडी में आग लग जाती थी और वो लोग मर जाते थे, जिसके बाद वो लोग कभी उस धूप में निकलना बंद कर दिए, जिसकी वजह से वो लोग उस गुफे के अंदर ही रहा करते थे। स्टोरी सुनने के बाद गौतम ये सबसे ये कहता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, बट वो क्रिएचर कहता है ये सच है। आज भी मुझे मेरी बीवी की मतलब जो उसकी आवाज़ें हैं वो सुनाई देती है और वो जो बोलती है हम लोग वो सब करते हैं। उसी वक्त वो वहाँ पे बेटिन को बुलाने लगता है। वक्त हम लोग एक भारी भरकम सी चीज़ को इधर आते हुए देख पाते हैं। उसके पिताजी इधर प्रकाश को ये कह रहे होते हैं कि वो कंपनी उसके पिताजी का एक सबसे बड़ा किया हुआ पाप है, जिसको वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से ख़त्म करके ही रहेगा। प्रकाश यहाँ पे थोड़ा सा लालची बच जाता है और ये कहता है अपने पिताजी से कि उनके जो किए हुए एक्सपेरिमेंट है वो कहीं ना कहीं शायद उसके प्रकाश को ठीक करने में काम आ सके। पाते ही प्रकाश यहाँ पे इतना ज़्यादा सेल्फिश हो चुका था कि वो अपने पिताजी की बात को नाकारते हुए ये कहता है कि मैं उस फैक्ट्री को कैसे भी करके बंद होने नहीं दूंगा, और ये कहते हुए अपने पिताजी का जो ऑक्सीजन मार्क लगा होता है उसको निकाल देता है और उसके पिताजी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। बाद हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं फरहान के ऊपर, जो उस फैक्ट्री के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे उनको उनकी गॉडेस का जो फोटो था वो दिखता है, मूर्ति, और वहाँ पे वो सारी चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। इस चीज़ों को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 4 जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पार्ट 3 के लिए रेडी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द मैं इसकी पार्ट 3 को भी ले आ पाऊँ। और अगर आपको स्टोरी में कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए या फिर कोई भी इश्यू लगता है तो आप मुझे कमेंट पर मेंशन करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।